नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के बड़े ही इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो भारत की इस सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति में अब आप जुड़ चुके हो, तो आपका योगदान आपको निभाना है। बार बार याद दिला रहा हूँ, क्या करके भैया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मिशन ज्ञान के सीईटी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जिनको सीईटी की प्रिपरेशन करनी है उनको हमारे बारे में बताना आपका जिम्मेदारी है और आप इस शिक्षा क्रांति में अपना योगदान पूरी तरीके से इसी वजह से निभा सकते हैं। तो ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। और आज हम बात करेंगे गांधीवादी युग की आगे वाली कड़ी के बारे में, यानी गांधीवादी युग में अब हम पहुंच चुके हैं 1920 तक। पार्ट नंबर 8 के अंदर हम पहुंच चुके हैं 1920 तक। आज जो क्लास होगी वो होगी किसके बारे में? आज ऐसी घटना के बारे में जो थी तो इंटरनेशनलाइज हो चुकी थी, वो अंतर्राष्ट्रीय कारण था लेकिन फिर भी घटित हुई भारत में। आज बात करेंगे ऐसे आंदोलन की जिसकी पूरे भारत के अंदर प्रेजेंस थी, वो पूरे भारत को जोड़ चुका था। आज बात करेंगे ऐसी घटना की जिसने पूरे के पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया था। कैसे हुई उन पुलिस वालों की हत्या, क्या थी ये पूरी कहानी, आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1920 के खिलाफत आंदोलन से। 1920 के खिलाफत आंदोलन से सबसे पहले देख लेते हैं अपन खिलाफत आंदोलन के इंपॉर्टेंट कारण क्या थे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। अब आप सभी को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। दो धड़ों में जो ये है वॉर हुई थी। कौन कौन? एक धड़े में ग्रुप कौन थे? तो भाई जर्मनी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, साथ साथ में टर्की, हंगरी, ये सारे के सारे लोग थे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसी शक्तियां थी। अब जैसे तैसे ब्रिटेन और फ्रांस जो है प्रथम विश्व युद्ध जीत जाती है और हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो जीतता है वो ही इतिहास लिखता है। तो इन्होंने इतिहास लिख दिया और इन्होंने अलग अलग टाइम पर अलग अलग संधियां की। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बारे में आपने सुना ही होगा। इसी तरीके से टर्की से रिलेटेड एक संधि होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसे हम कहते हैं सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि, ट्रीटी ऑफ सीवर्स। इसमें क्या होता है? इसमें जो की है उससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट घटनाएं हो जाती हैं। क्या होता है भाई तुर्की के साथ? पहली चीज तो तुर्की के साथ ये होती है कि तुर्की का पूरी तरीके से विभाजन हो जाता है। ओटोमन एम्पायर यानी ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो जाता है। और साथ ही साथ जो खलीफा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस पद था, एक धार्मिक पद था, उसको भी ये पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और इसी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान ब्रिटिश सरकार से जो थे अब वो नाराज हो चुके थे। और ऑन द अदर हैंड सेम टाइम पर ब्रिटिश सरकार भारत में भी थी और भारतीय मुसलमानों का भी जो गुस्सा था वो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी चीज़ को उठाते हुए भारत के मुसलमान एक आंदोलन चलाते हैं और उस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। बात आ गई समझ में? खिलाफत आंदोलन। तो हम ये सबसे पहले समझ गए कि खिलाफत आंदोलन क्या है, क्यों हुआ, ये सारी चीज समझ आ गई। अब कब और क्यों के कॉन्सेप्ट में इसको ऐड करके दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अपनी नोट डाउन कर लेते हैं अपनी डायरीज में। क्लियर है बात? चलो भाई, सबसे पहले कब हुआ? तो भाई 1920 में हुआ। करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। अभी खिलाफत इशू आगे आगे चल रहा था। और इसी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक व्यक्ति का उदय जो है अब और ज्यादा हो रहा था। और कौन थे वो व्यक्ति? महात्मा गांधी को एक बात समझ में आती है कि अगर हमें हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए अगर हमें काम करना है, तो हमें ये खिलाफत आंदोलन को उठाना पड़ेगा। और ये कई सालों में आने वाली एक स्वर्णिम अवसर है, जिसे हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी साहब जो हैं वो इस खिलाफत आंदोलन से जुड़ जाते हैं और खिलाफत आंदोलन से जुड़ने की वजह से इन्हें अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब महात्मा गांधी शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। पर इतने में ही खिलाफत जो इशू था अब वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। और जो परेशानी थी वो ऐसे रिजॉल्व हो जाती है कि तुर्की के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार आ जाती है, जो एक क्रांति लेकर आती है। और अब खिलाफत इशू का कोई भी औचित्य, कोई भी रेलेवेंस नहीं रहता है। खिलाफत इशू यानी खिलाफत आंदोलन के साथ साथ ही एक और आंदोलन उदय ले रहा था। और ये आंदोलन था पहला ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारत को कवर किया था, पहला ऐसा आंदोलन जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय तौर पे पहचान दिलाई। और वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत इशू रिजॉल्व होने की वजह से खिलाफत इशू का अब कोई रेलेवेंस नहीं रहा। इस वजह से अब जो खिलाफत पूरा का पूरा आंदोलन था वो
31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। तो बात आई आपको समझ में कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो हमने देखा सीवर्स की संधि टर्की के साथ क्या क्या हुआ, कब हुआ, तो 1920 में हुआ। लाने वाले व्यक्ति कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और महात्मा गांधी जुड़ जाते हैं। और क्वेश्चन यहीं से ही जुड़ेंगे कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी साहब। और ये जो खिलाफत आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन में कब जुड़ा, तो 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन पूरी तरीके से जुड़ जाता है। अब हम चलते हैं उस असहयोग आंदोलन की तरफ जिसने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर, जो और उनके आंदोलन थे उन्होंने तो उनको पहचान दिलाई, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी को पहचान दिलाने वाले आंदोलन के बारे में आज हम बड़े तरीके से जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सही है, चलो असहयोग। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, आपको यहां तो असहयोग आंदोलन पढ़ना है लेकिन मिशन ज्ञान का आपको सहयोग करना है किस तरीके से, तो हम अच्छे से जान चुके हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, बढ़िया बढ़िया फ्री पीडीएफ पढ़िए, इन जो सारी की सारी स्लाइड्स हैं इनको प्रॉपर नोट्स फॉर्म में देखिए, कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चन आंसर को रिजॉल्व कीजिए, शाम को जो पीडीएफ आए अपने टेस्ट दीजिए। और अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपन असहयोग आंदोलन को कब और क्यों ये असहयोग आंदोलन आया उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले फोटो देख लो, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी और उनके अनुयायी। चलो भाई, कब आया, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू होता है। और क्या इसके मुख्य कारण थे, पहला कारण था कि विश्व युद्ध के आने के बाद की आर्थिक संकट, विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हो गया था, लोग परेशान थे। इसी के साथ साथ में रॉलेट एक्ट की जो परेशानी थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। रॉलेट एक्ट क्या था, तो ऑलरेडी जल्दी से मुझे बताओ क्या था, काला कानून था। अच्छा, राजद्रोह समिति ने ये रॉलेट एक्ट लेकर आए थे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे तो बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, सारी की सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। सर सिडनी रॉलेट की वजह से रॉलेट एक्ट आता है जिसे हम काला कानून कहते हैं, जिसमें बिना किसी पूछताछ के, बिना कोर्ट में ले जाए किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी रॉलेट एक्ट की वजह से जो उत्पन्न दूसरी घटना थी जलियांवाला बाग कांड से पूरे भारतीयों का रोम रोम उठ जाता है। और अब वो ब्रिटिश सरकार से सीधा डायरेक्ट तौर पे लड़ने के लिए तैयार थे, और लड़ने का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया वो था असहयोग आंदोलन। लेकिन अब वाली जो लड़ाई होने वाली थी वो अहिंसा वाली होने वाली थी। वो कैसे होगी, वो बहिष्कार से होगी, वो सरकार से असहयोग किए हुए, यानी बिना किसी सहयोग के सरकार को पूरी तरीके से बहिष्कार करके ये आंदोलन चलाया गया। बात आ गई समझ में। तो सबसे पहले रीजन देख लेते हैं, पहला कौन सा, तो अपन ने देख लिया विश्व युद्ध से आर्थिक संकट, दूसरा रॉलेट एक्ट, और तीसरा जलियांवाला बाग। अब चौथे कारण की तरफ अपन चलते हैं जिस वजह से असहयोग आंदोलन आया। क्या था वो कारण, तो बड़े आसानी से समझ लेते हैं। आप याद करो 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा, 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू जो कि भारत सचिव थे, उन्होंने एक घोषणा करी थी। घोषणा ये थी कि भाई अब जो है भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन मिलना चाहिए। और भारतीय पूरी तरीके से उम्मीद उठाए हुए ये सोच रहे थे कि अब जो है हमें स्वशासन मिल जाएगा। लेकिन जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, तब वहां पर स्वशासन जो है हमें नहीं मिल पाता। तो इससे भी बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी लोगों के दिलों में, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो रोष था, जो गुस्सा था, वो बढ़ता जा रहा था। इन चारों कारणों ने ब्रिटिश सरकार के लिए जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ाया, और इस वजह से असहयोग आंदोलन हुआ। करने वाले व्यक्ति क्या थे, कैसे थी इसकी स्टार्ट, अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जब भी हम किसी आंदोलन की बात करते हैं ना, तो हमें एक चीज जरूर देखने को मिलती है, कुछ अधिवेशन। अब देखो अधिवेशन अपन याद करेंगे, ये जो अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इस हिस्ट्री के अंदर अपन पॉइंट टू पॉइंट तो चीजें सारी की सारी चल ही रही है, लेकिन एक लिस्ट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, एक लिस्ट का वीडियो भी हम प्रॉपर्ली बना देंगे जिसमें कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है कांग्रेस की, वो सारी की सारी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपन असहयोग आंदोलन की तरफ। असहयोग आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन में स्थिति यह आती है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता। ये नॉर्मल अधिवेशन नहीं था, कि नॉर्मल अधिवेशन तो हर साल होता था, लेकिन कुछ अगर इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया जाता था। इस विशेष सेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। कौन थे भैया, लाला लाजपत राय। इस विशेष अधिवेशन में क्या हुआ, तो असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया, और साथ ही साथ
1920 के होने वाले चुनावों को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। क्या किया? इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में कब हुआ? तो भाई 1920 में हुआ, सितंबर में हुआ। व्यक्ति कौन थे इसके? तो लाला लाजपत राय साहब थे। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। और साथ ही साथ 1920 के जो चुनाव होने वाले थे, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पे होने वाले थे, उनको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। बात आ गई समझ में? अब इस असहयोग आंदोलन में किन किन चीजों का बहिष्कार आया था वो भी सुन लो। जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनका बहिष्कार कर दिया। तो बच्चे तो पूरी तरीके से खुश हो गए, फुल एंजॉय, कि अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, हम तो भारत को आज़ादी दिलाएंगे साहब। अच्छा, इसी के साथ साथ में उपाधि थी, उनको भी पूरी तरीके से जो है बहिष्कार कर दिया। और जो नौकरियां थी, वैतनिक पद थे, उनको भी पूरी तरीके से लोगों ने असहयोग आंदोलन के अंदर आकर और उनको बहिष्कार कर दिया। क्लियर है यहां तक बात? सारी उपाधियों का त्याग कर दिया। इसी के साथ साथ में असहयोग आंदोलन में ये बहिष्कार की चीजें तो चली रही थी, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स यानी कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी चल रहे थे। क्या? राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना हो गई कि भाई सरकार वाले स्कूल कॉलेज में तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्कूल हैं, जो सरकार के अलावा लोग बना रहे हैं, उनको जरूर अटेंड करेंगे। विवादों के लिए अब जाकर जो है कोर्ट यानी न्यायालय के दरवाजों को नहीं खटखटाना, हम अपने आप ही पंचायतों के थ्रू जो है अपनी सारी समस्याओं का निदान पालेंगे। इसके अलावा क्या हुआ? सरकारी और अवैतनिक पदों का त्याग। जितने भी सरकारी पद थे, जितने अवैतनिक पद थे, उनका पूरी तरीके से त्याग कर दिया, जिससे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजी सरकार को समझ आए कि भारतीय पदों के भूखे नहीं है, ये अपने देश को आजाद कराने के लिए किसी भी पद का पूरी तरीके से त्याग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, देखो क्वेश्चन कहां से बनेंगे? क्वेश्चन मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इशू था या ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसके लिए महात्मा गांधी ने बोला कि ये स्वर्णिम अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का? तो बताओ, पिछली वाली स्लाइड में तो पढ़ा है, क्या था? खिलाफत आंदोलन। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है? चलो भाई, अब इसके आगे अपन देख लेते हैं गांधी जी से रिलेटेड बात। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और अधिवेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। असहयोग आंदोलन का जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन स्वीकार हुआ, वो तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था। इसके अलावा दिसंबर में भी एक अधिवेशन होता है। कहां पर? नागपुर में। नागपुर अधिवेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? अगर मैं कहूं कि कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट अधिवेशन में से कोई ऐसा अधिवेशन है तो नागपुर अधिवेशन होगा। कोई ऐसा अधिवेशन जिसने कांग्रेस को लोगों का दल बनाया, जिसने कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो था नागपुर अधिवेशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई? पहली चीज इस नागपुर अधिवेशन के अंदर ये होती है कि कांग्रेस से अब अगर आपको जुड़ना है तो सिर्फ 25 पैसे जो है वो आपको देने पड़ेंगे और आपको कांग्रेस की जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो अब आम लोग जो हैं वो कांग्रेस से डायरेक्टली जुड़ सकते थे। साथ ही साथ 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने की वजह से महात्मा गांधी भी इससे आहत होते हैं और ये पूरा असहयोग आंदोलन उनको डेडिकेट कर देते हैं। और उन्हीं की वजह से एक स्वराज फंड, क्योंकि तिलक जी बोलते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस वजह से महात्मा गांधी स्वराज कोष की स्थापना करते हैं, जिसमें उस टाइम 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। तो आप सोचो कि लोगों का बलिदान देने की शक्ति, आर्थिक शक्ति कितनी ज्यादा मजबूत रही होगी कि उस समय में भी 1 करोड़ रुपए उस स्वराज फंड के अंदर, उस स्वराज कोष के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी, कांग्रेस को अब व्यवस्थित करने के लिए 15 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है। और साथ ही साथ कांग्रेस के जितने भी प्रदेश कांग्रेस समितियां हैं उन सबको भाषाई आधार पर बनाया जाता है, यानी भाषाई आधार पर अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाता है। तो ये जो नागपुर सेशन था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसने कांग्रेस की आने वाले की समय की रणनीति जो थी वो पूरी तरीके से चेंज कर दी थी। क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट नहीं है? अब हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधियों का त्याग किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन से ही रिलेटेड है। तो देख लो, गांधी जी ने जुलू, बोअर और केसर हिंद पदक का त्याग दिया और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई थी उसको वापस लौटा दिया। जब हमने महात्मा गांधी देखा था तब हमने जुलू और बोअर के बारे में और साथ ही साथ केसर हिंद के बारे में, जो उनके पदक थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ये जो इनको पदक मिले थे ये असहयोग आंदोलन, क्योंकि अब सरकार से सहयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है, तो जो भी पदक ब्रिटिश सरकार ने उनको दिए, अंग्रेजी सरकार ने दिए, वो पूरी तरीके से त्याग दिए, लौटा दिए।
इसी के साथ साथ में जमनालाल बजाज साहब ने भी राय बहादुर की जो उपाधि थी उसका त्याग दे दिया था, वापस से अंग्रेजी सरकार को वो उपाधि लौटा दी थी। क्लियर है यहां तक बात? अब सुनते हैं, हम आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये पूरा असहयोग आंदोलन जो इतना आगे तक पहुंच चुका था, इतना बढ़ चुका था, वो क्या हुआ। असहयोग आंदोलन जिसकी स्टार्टिंग हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी, वो अहिंसा से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार जो है वो छोटी मोटी हिंसक घटनाओं को भी आग लगा रही थी, बहुत ज्यादा उनको बढ़ा रही थी। और गांधी जी को इस बात की घबराहट थी कि इतना बड़ा आंदोलन अगर हिंसक हो गया तो क्या समस्या आएगी। और ये जो डर था ये यकीन में बदल गया। और कैसे यकीन में बदला उसकी कहानी भी सुन लो। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा चौरी चौरा में। चौरी चौरा जो कि आपके यूपी में है, देवरिया जिले में आता है। इसमें क्या हुआ कि भाई एक आंदोलन हो रहा था और जो अहिंसक भीड़ थी अब वो हिंसक बन चुकी थी। कुछ कारणों की वजह से पूरी उस हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को यानी पुलिस थाने को जला दिया और जलाने की वजह से 22 पुलिस कर्मियों की वहां पर डेथ हो जाती है। गांधी जी को बहुत घबराहट होती है। उनको लगता है कि ये जो अहिंसक आंदोलन था अगर उसने रौद्र रूप इस तरीके से ले लिया तो पूरा भारत देश जो है वो हिंसा में जल उठेगा। गांधी जी इसी वजह से, इसी कारण की वजह से बारडोली में एक सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का एक सेशन हो रहा था। उसमें इस असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से रोक देते हैं और इससे जो यूथ लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, इनको बड़ा गुस्सा आता है। इनको लगता है कि भाई इतनी सी एक छोटी सी हिंसक घटना से आप पूरे आंदोलन को क्यों रोक रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी हीरो थे, अपनी बात पे अडिग थे, बड़े ही ताकतवर थे। उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर यह आंदोलन हिंसक हुआ तो मैं इस हिंसक आंदोलन को रोक दूंगा। ऐसे हिंसक आंदोलन की भारत में कोई जगह नहीं। और असहयोग आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसी से रिलेटेड अब हम चलते हैं गया सेशन में। जैसे ही असहयोग आंदोलन 1922 के आसपास में खत्म हो जाता है तो एक गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब क्या और कौन के कॉन्सेप्ट में इस गया अधिवेशन को हम समझ लेते हैं। गया अधिवेशन कब हुआ तो भैया 1922 में हुआ, चौरी चौरा घटना के बाद हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे तो CR दास साहब थे। इसके अंदर क्या हुआ कि दास ने चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। अब CR दास ये चाह रहे थे कि भाई जब असहयोग आंदोलन हो चुका है, अब खत्म हो चुका है, तो अब कांग्रेस को प्रत्यक्ष तौर पे जो है चुनावों में, निर्वाचन प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहिए, चुनावों में लेना चाहिए। कुछ इसमें कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में, दो धड़ों में जो है वो बट गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम जो है वो किसी भी तरीके से अंग्रेजी सरकार के इन चुनावों में योगदान नहीं देंगे। और एक धड़ा बोल रहा था कि हम इस अंग्रेजी सरकार के चुनावों में योगदान देंगे, वहां पर हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधायिकाओं में पहुंचेंगे और उनके कार्यों में बाधा डालेंगे। इस वजह से कांग्रेस जो है वो दो धड़ों में बट जाती है। अब आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे दो धड़े में कैसे वो बटी और क्या थी स्वराज पार्टी की कहानी। आने वाली क्लास में हम ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।